और जिनमें माता पिता और ईश्वर से बढ़ के भी ये बताया गया है कि गुरु का सबसे बड़ा कायदा है, वो ईश्वर से भी बढ़ के है। लेकिन जब से ये शिक्षा का पूरा माहौल कॉमर्शियल हुआ है, व्यावसायिक हुआ है, तब से बहुत सारे टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब हैं, लेकिन सबके सब लोग जो बिल्कुल भोले बच्चे हैं और माँ बाप की ज़रूरत है कि उनके सपने पूरे हों, उन सपनों की आड़ में उनसे बस पैसा लेने में लगे हुए हैं। मैं जब प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता था तो बहुत यंग था, नया था, अभी तो उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि केवल उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे लगेंगे या नहीं लगेंगे। उन्हें बैच से मतलब है कि बैच बना या नहीं बना, एक बैच में कितने टोटल बच्चे हुए, बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, इस बात से कोई लेना नहीं है। बच्चे हमारे अगर इस कोचिंग की कैंपस की चार दीवारी के बाद कुछ भी करें, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस हमें मतलब है कि बैच कैसे बन सकता है। इसी बीच में टीचर के बीच एक नई क्वालिटी डेवलप हो गई, वो है मोटिवेटर। वो इतना अच्छा मोटिवेटर बन गया है कि वो आपको हर सेकंड पे एक ख्वाब दिखा देगा कि तेरा होगा और हम करवा के रहेंगे, और हम ये वादा करते हैं कि हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं, मतलब कहाँ कहाँ से वो क्या क्या झूठ ले आएंगे जिसका पता लगा पाना नामुमकिन है, आज बहुत मुश्किल है। मैं 2018 में जब मैंने देखा कि हम NCRB की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं जाकर के, उस पर डाटा जारी करती है भारत सरकार क्राइम का। उसमें एक आंकड़ा आता है सुसाइड्स का, जिसमें हर 43 मिनट में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा था। बच्चों की आत्महत्या करने के पीछे यही वजह नहीं है कि वो जवान हो गए और किसी से प्यार करते हैं और रेल के आगे कट के मर गए, यही आंकड़ा नहीं है कि वो क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को सुनेंगे तो ये कहते हैं कि ये फालतू की बात है, बच्चे जवान हो गए और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने सपनों से प्यार करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देश से भी प्यार करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन मजबूरियां नहीं करने दे रही, और उसी बीच चाहते हैं कोई सहारा बन जाए हमारा, लेकिन सहारा तलाश करते हैं तो सब उन सब में बस केवल एक व्यवसाय खोज रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे बच्चों को मैंने इसलिए मरते देखा कि जब वो उनको पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए मेरा घर गिरवी रख दिया है, मैं फेल हो गया हूँ, तो मेरे घर जाऊँगा तो मैं छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई अवरुद्ध हो गई है, मैं क्या बोलूँगा मेरे पिताजी को। बहुत सारे कारण ये भी बच्चों सुसाइड कर ली। जैसे वो बच्चे कुछ बनना चाहते थे, उनको समाज के एक प्रेशर ने उन्हें गलत ट्रैक पे ले गया। माता पिता ने भी उन्हें बोला कि भाई तुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है। इस दबाव में भी बच्चे ने आत्महत्या कर ली। जो वो चाहता था वो नहीं कर पा रहा। और इस दौर में 2018 में मुझे लगा था कि मुझे ये प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। मैं भी पहले ऐसा ही था, क्योंकि मुझे जब तक पैसे नहीं मिलते मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं था, और इतने भारी पैसे लेता था उस टाइम पे कि मुझे पैसे ही चाहिए बस, मेरी तरफ से आप 2000 बच्चे बैठाओ क्लास में। लेकिन बाद में जब समझ विकसित हुई, लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसके बाद 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्री पढ़ाऊँगा। 18 से मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद 19 का दौर निकला, 20 का निकला। 20 में मैंने एक वस्त्र यात्रा की थी, जब मैं निकला था राजस्थान भर में, कि जो सड़कों पे फुटपाथ पे लोग रहते हैं वो सब अपने हैं और हमें उनको कपड़े उपलब्ध करवाने चाहिए। कोविड में खाना उपलब्ध करा रहे थे लोग, मैं भी कर रहा जो मुझसे बन पा रहा था। तो लगभग 5000 लोगों को पर डे खाना जाता था मेरे घर से। 3000, 4000, 5000 कम से कम लोग थे जिनको खाना। सामाजिकता का विकास मेरे अंदर कोविड के दौरान हुआ। मैं इतना समझ नहीं रखता था, क्योंकि मैं समाज में कम और कोचिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा रहता था। तो कोरोना काल में जब देखा था कि लोग बड़ी परेशानियों में हैं और मेरे पास तो कोई कमी नहीं है पैसों की, तो चलने दो। एक टाइम पैसे का अंत आता है, वो अंत आ गया खाने के दौरान, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी शादी हो गई है, मेरे पास एक पत्नी है, बड़ी सस्ती है, मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए, इतनी मतलब सरल है। तो मेरे घर जब पैसा ख़त्म हो गया खाना बांटते बांटते, तो मैंने कहा कि कहीं से पैसे कहाँ से लाएंगे हम अभी। तो मैंने मेरी पत्नी को बहका दिया, बहला फुसला लिया। उसके जो जेवर थे सोने चांदी के, वो सारे उसे बहका करके बहला के फुसला के वो बेच दिए, और उन पैसों से खाना बांटना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा क्या करेंगे हम, तो दोबारा कोई काम नहीं है। उसके बाद में
कोविड में काम किया, तो मैंने सड़कों पे जाके देखा कि लोगों की परेशानियाँ बहुत हैं। और मैंने वो मेरी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, उसमें मैंने देखा था कि लोग बहुत परेशानी होंगे, उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसमें 2 भारत देखे, एक गरीब भारत और एक अमीर भारत। गरीब भारत में अमीर लोग नहीं जाना चाहते, उनके पास वो कभी नहीं चाहते कि हम अपना जो कीमती समय है वो इन गरीबों के लिए व्यतीत करें, बिताएं। झुग्गी झोंपड़ियों में गया, सारे राजस्थान जिलों में गए, सड़कों पे जो 1 लाख लोग थे उनको कपड़ों हम बांट के आए। कपड़े मेरे पास, मेरी औकात में नहीं था इतना कि मैं एक साथ इतने कपड़े खरीद लूँ, तो मैंने मांगने का काम शुरू किया। और फिर मैंने एक पिकअप ली, उस पर बोर्ड लगाया और मैं सड़कों पे कपड़े मांगने निकल गया। कोविड में छुट्टियां थी तो हर घर से कपड़े मांग लाया। तो न जाने कितने लोगों ने मदद की, और किसी ने नए कपड़े दिए, किसी ने पुराने दिए, उनकी पैक कर देते हम, और फिर सड़कों पे लोगों को कपड़े पहुंचाए। उस दौरान देखा कि मजबूरियां बहुत हैं। भगवान को, अल्लाह गॉड रब को भी तब फील किया कि वो क्या सोचता है और हम कर क्या रहे हैं। वो पूजा अर्चना हमसे नहीं चाहता, वो चाहता है सृष्टि के निर्माण में हम कुछ बेहतर काम करें। तब से मैंने पूजा करना बंद कर दिया कि मेरा 1 भी मिनट है वो पूजा करने में जाने के बजाय लोगों के लिए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। शायद ईश्वर ये चाहता है। उसके बाद 2021 का साल बीता, तब तक ये एक पहले नहीं था। मैं बहुत कम बच्चों को पढ़ाता, 600 बच्चे पढ़ते थे रिद्धि चौराहे पर। ये मेरा प्राइवेट ट्रस्ट था। उसके बाद निरंजन आर्य मुख्य सचिव थे राजस्थान सरकार में। तब मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि सर हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूल कॉलेजों में ये योजना बन के लागू हो जाए तो शायद सारे लोग पढ़ लें। फिर बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान नीरज के पवन, एक IAS ऑफिसर हैं, सीनियर हैं, उनका रहा। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की इस काम के लिए। और फिर अंत आते आते 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसे 9 अप्रैल को शुरू किया था और राजस्थान भर में लागू किया। लेकिन सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम अपना। फाइनेंशियली बजट हम उनसे नहीं लेते। सरकार ने बेहतरीन काम किया, सभी स्कूलों में लागू किया। कहीं चली, कहीं नहीं चली। मेरा सपना था तो हम उसमें आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हज़ारों बच्चे आते हैं। एक चुनौती को मैं फील कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं हुए पर आप सबके बच्चों में मैंने अपने बच्चे देखे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना ये बच्चे समझते हैं। मेन बात है कि हम माता पिता बनने के बाद कमा करके इन बच्चों पे खर्च करने में लग गए हैं और इनकी आज के जो भरण पोषण की प्रणाली थी उसको भूल गए। जब हम छोटे थे बच्चे तो स्कूल जाते थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानते थे, टीचर से बात करते थे। यहाँ बच्चे, जहाँ हम केवल 10,000 रुपये फीस भरने वाले थे, 5,000 भरने वाले थे, वो स्कूल की पड़ताल करते थे पूरी, तब एडमिशन दिलाते थे। आज बच्चों की 2-3 लाख रुपए फीस लग रही है। बच्चों का एक कीमती समय, वो तो ऐसा समय था कि भूल भी हो जाए तो माफ़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ बच्चे जवान हो गए, यहाँ कोई गलती की माफ़ी नहीं हो सकती, उसकी सज़ा उन्हें जीवन भर मिलेगी अगर वो अब गलतियाँ करेंगे तो। अब उनका सही से निर्माण नहीं हुआ, सज़ा मिलेगी उन्हें, और उसकी सज़ा हमें बुढ़ापे में मिलेगी। तो इस जगह हम गलती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं, आने के बाद बच्चों के अलग अलग तरीके के परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं। जैसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे फ्री की इस योजना में यूं ही दाखिला ले लेते हैं कि फ्री में है तो चलो देख के आता हूँ मैं क्या होगा। इससे हमारा एक कीमती समय नष्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले बच्चों के बीच कुछ ना पढ़ने वाले बच्चे बैठ जाते हैं, उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अब उनका चुनाव करने में ये निकल जाता है कि इनको बाहर निकालो, इनको अंदर करो, उससे परेशानी होती है। मूल विषय क्या है? मूल विषय यह है कि हम, ऐसा लगता है मुझे कि कहीं हमें लगता है कि हमारे बच्चे जवान हो गए और शायद ये खुद कुछ कर लेंगे, और ये जो करेंगे शायद बेहतर ही करेंगे, हम तो इतना जानते भी नहीं, हम ये समझने लगे। लेकिन हमें एक बात समझना चाहिए कि रतन टाटा ने कहा था कि किताबें जो हैं बच्चों को पूरी तरह सफल नहीं कर सकती। ज़िंदगी में बॉस नाम की एक चीज़ होगी जो उसे सिखाएगी। जो ज़िंदगी जीना सीखेंगे बच्चे, तो आप उसके बॉस हैं। आप उस अपनी ज़िंदगी में उनसे 15-20 साल ज़्यादा जी चुके हैं, कम से उनसे 20 साल आगे चल रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया का नॉलेज ज़्यादा है बजाय किताबों के। पहली बात से शुरू कर रहा हूँ मैं, एक प्रश्न से। अब प्रश्न ये है, इसकी बेटा से है, हाँ, कोचिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ सरल भाषा में। ज़रूरत यह है कि लगभग बच्चों ने 12वीं पास कर लिया है। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास जो 12वीं पास हैं,
12वीं तक या 12वीं के बाद जो पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो वो चीज़ जो स्कूल एजुकेशन में कॉलेज में जो वो छोड़ के आ गए हैं उसे वो वापस यहीं सीख रहे हैं। मैं या कोई भी टीचर कोई भी नई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बुकें हैं जो वो 12वीं तक पढ़ के आए वही पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज की जो टेक्स्ट बुकें हैं वही पढ़ा रहा हूँ, और दूसरे टीचर हैं वो वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे वहाँ छोड़ के आ गए। जब इनको चीज़ समझ में नहीं आई, इन्होंने टीचर से पूछा नहीं। अगर ये पूछ लेते, ये उन चीज़ों को वही समझ जाते, तो शायद ये आज मेरे सामने नहीं होते, ये खुद ही सारे उत्तर लिख रहे होते। जैसे हम सब लोग जन्म लेने के बाद साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो उसे कोई दुनिया में भुला नहीं सकता। आप जो काम सीख गए हैं उसे आप चाह के भी नहीं भूल सकते। तो ये बच्चे अपने विषय को सीख के नहीं आए, समझ के नहीं आए, उसको समझने की सीखने की आज ज़रूरत पड़ रही है। और ये यहाँ आकर के भी ना सीखें, इसके बाद कोई स्टेज नहीं है। इस बात को हर माता पिता को समझना है। कोचिंग के बाद कोई स्टेज नहीं है जहाँ वो दोबारा चीज़ों को सीख पाएंगे। उसके बाद तो उन्हें इस देश को संभालना है। कोई किस तरीके काम करेगा, कोई कैसा काम करेगा, वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है यहाँ पहले उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीखेंगे तो वो ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे। तो आपको इस बात पर उनसे गौर देना है कि वो सीखा या नहीं। इस बात की मॉनिटरिंग जितनी मैं करता हूँ उतनी आपको करनी होगी। ज़्यादा पर डे नहीं कर सकते आप, तो कम से कम 7 दिन में ये पता लगाने का प्रयास करें। स्कूल की तरह केवल 2 साल का समय है मेरे पास। आपके बच्चों को हम 2 साल पढ़ाएंगे। इस 2 साल के दौरान हर शनिवार को जो हम टेस्ट लेते हैं उसमें चाहे हमारे यहाँ से कॉल जाए या ना जाए, पर आप ज़रूर कॉल करके प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछें कि हमारे बच्चे के पिछले बार कितने मार्क्स रहे, इस बार कितने रहे। पर डे एक क्वेश्चन दिया जाता है उन्हें आंसर राइटिंग के लिए। अभी एक निबंध दिया गया उन्हें। पहले दिया गया था कि भारत में जाति है, जो जाति नहीं, वो निबंध लिख के लाए बच्चे। अभी दूसरा निबंध दिया गया उन्हें कि अति का ना बोलना भला, ना अति का चुप, उस पर निबंध दिया गया उनसे। जो भी क्वेश्चन रोज दिए जाते हैं उनको बच्चे लिख के लाते, तो चेक होती है कॉपी, उसके बाद वो कॉपी उसे वापस मिलती है। ऐसा किसी भी जगह प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं होता। इतना टाइम किसके पास है कि रात भर वो जागे और बच्चों पे काम करे, और हज़ारों बच्चों पे काम करें। तो आप इतना सा कर लें कि जो हम सिखाते हैं उसकी पैरवी आप घर कर लें, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे 3 घंटे आते हैं। अधिकतम क्लास उनकी 6 घंटे लगती है, जो दिल्ली से टीचर आते हैं। उसके बाद वो 24 घंटे में से 3 घंटे यहाँ बिताए, 21 घंटे आपके साथ हैं। तो ज़्यादा समय आपके साथ हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस पर जो हम काम दे रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये आप चेक कर लें। नहीं तो हम फेल हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। लोग पूछेंगे मुझसे कि तुमने सपने दिखाए थे लोगों के, क्या पूरे हुए? तो मैं खुद को जवाब नहीं दे पाऊँगा। जवाब दूँ खुद को जवाब नहीं दे पाता तो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेता है कि यार मैं सोच रहा था, ऐसा नहीं कर पाया और मैं फेल हो गया। और मेरी जिद है, जिद का पक्का हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हम फेल हों। 2025 में यूपीएससी IAS में हम सबसे ज़्यादा सपना है कि हम IAS में रिजल्ट दें, और ये ड्रीम लेकर हम आगे बढ़ें। दूसरा एक सवाल है मेरा कि माता पिता का धर्म क्या है? क्या माता पिता का धर्म इतना सा बचा है कि वो बच्चों की फीस भर दें? क्योंकि सब आप कमाने में लगे हुए हैं। जब आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है कम से कम, क्योंकि अगले सवाल में इसका जवाब आएगा। आप बच्चों के लिए कमाइए, उनको घर बना के दीजिए, उनको गाड़ी ला के दीजिए, संसाधन। पढ़ाई के नाम पर जो कोचिंग फीस लग रही है उस पर मैं ब्रेक लगा चुका हूँ। यहाँ 1 रुपया आपसे टी-शर्ट हम देते हैं, वो अनुशासन इसलिए कि यहाँ बच्चे बड़े चितक बड़े कपड़े पहन के आ जाते हैं। मतलब मुझे नफरत है इस बात से। पहले हम असभ्य थे, जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते लगाते थे, छाल लगाते थे। आजकल के बच्चे उस ओर जा रहे हैं वापस। आप जयपुर में 1 दिन का भ्रमण करेंगे तो पाएंगे बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं जयपुर में, और पिताजी भी बच्चों का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है। हम जानवर प्रवृत्ति के कैसे हो सकते हैं? तो बच्चे जब पढ़ने आते तो बहुत सारे बच्चियाँ ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, इससे थोड़ा अबदल लगता है और बच्चों का ध्यान भी जाता है। इसलिए टी-शर्ट हमने कंफर्म कर दिया कि आपको पहननी है टी-शर्ट, बस। यहाँ 1 भी रुपया आपसे पढ़ने के नाम पर नहीं लिया जा रहा, पर नहीं पढ़ने के नाम पर सब जगह बोर्ड लग रहा है कि आपको जुर्माना लग जाएगा। ये जुर्माना हमें नहीं चाहिए, पर अनुशासन आए, और कोई उपचार नहीं जिससे हम रोक सकें बच्चों को। क्यों? कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ लिया नहीं है,
उन्हें ये लगता है कि मेरा गया ही क्या यहाँ, लेकिन हमारा बहुत कुछ जा रहा है। टीचर्स को सैलरी जा रही है, वो 1-2 रुपये में नहीं जा रही है, 10-10 लाख रुपया एक टीचर की सैलरी जा रही है। जो प्राइवेट कोचिंगों से टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, एक टीचर की सैलरी यूपीएससी में 10,000 रुपये घंटे वो सैलरी ले रहा है 1 घंटे बोलने के। कोई 12,000, एक ने 14,000 रुपये से कम नहीं किया है। अभी मैं कोचिंग्स का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बच्चे आपको बता देंगे किन किन कोचिंग संस्थाओं से टीचर्स यहाँ आते हैं, वो पढ़ाते हैं और उनकी सैलरी जा रही है। दूसरा नीचे दिया कि बच्चे बड़े हो गए या सोच समझ कर स्वतंत्र छोड़ देना, ये गलत है। बच्चे बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इतने समझदार नहीं हुए हैं कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आप 1 दिन 2 दिन मेरे साथ समय निकाल के यहीं बैठ के देख लीजिए कि बच्चे समझदार नहीं हैं। जिन बच्चों का एडमिशन यहाँ हुआ है, बहुत सारे बच्चे माता पिता को लेके नहीं आए, साथ में जोड़े से आए हैं। उनसे से पूछा जाता है कि तुम दोनों कौन है, कहते हैं हमारी सगाई हो गई है। क्या ही तो यहाँ तक कह देते कि हमारी तो शादी हो गई है। ये सब तक बोलते हैं बच्चे। जब उनसे पूछा जाता है कि सगाई हो गई है तो माता पिता को पता होगा कि नहीं, मम्मी को पता है, पापा जी को नहीं पता। मतलब ये कैसी सगाई हुई है कि वो बच्चे बोल रहे हैं ऐसा अनुभव। इसके बाद दूसरा अनुभव ये है, बच्चे समझदार इसलिए नहीं है कि वो यहाँ आकर के, आपको खुद नहीं पता, आपको ये पता है मैं इसका पिताजी हूँ, लेकिन उसने एक टेम्परेरी पिताजी और बना लिए। टेम्परेरी पिताजी कैसे बनाए? वो पढ़ने नहीं आया, यहाँ पढ़ने नहीं आया तो उसको जुर्माना कट गया और क्लास में नहीं जाने दे रहे उसे। कह रहे 500 जमा करा, ये तेरा जुर्माना है, नहीं पढ़ने आया इसलिए, पढ़ेगा तो हम फ्री पढ़ाएंगे। तो उसने क्या किया, एक रिक्शे में बैठ के आता है लड़का, ई रिक्शे में, और रिक्शे वाले को देता है 100-200 रुपये। उससे कहता है अंकल जी बस आपको ये कहना है, ये बच्चा है हमारा, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, आपका ये, और कैसे भी करके इस बार बिठा दो, अगली बार होगा तो मैं दे दूँगा। रिक्शे वाला रुकता है। ये मेरे सामने ही घटना है। लड़के के कपड़े देखे, लड़के के जूते देखे, उससे हाव भाव से पता चला कि ये इसके पिताजी नहीं हो सकते, पर वो बना के ले आया पिताजी। वो बन के रिक्शे वाले को जब 200 रुपये मिले हैं, ये बात बोलने में कौन नहीं चाहेगा कि मैं बाप भी बन जाऊँ और मुझे पैसे भी मिल जाएं। नहीं तो बाप बनने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो बच्चे एक ऐसे पिताजी बना के ले आए। कई बच्चों ने, हमारे चाय वाला, यहाँ चाय की दुकान है ये बगल में, जैसे कहा पिताजी से बात करा, उसका नंबर ले रखा है और उससे बात करा देते हैं। चाय वाले ने हमसे आके कहा कि सर मैं कितनों का बाप बनूं, इस पर रोक लगाओ। ये चाय वाला बोलता है मुझे कि मैं कितनों का पिताजी बन जाऊं। ये बच्चों की आज की समझ है जो हमसे बहुत दूर है, इसे हम नहीं पकड़ सकते। आपको वो क्या बोलते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो चल रहा है जयपुर में, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, मैं उनका बता रहा हूँ कि बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती ऐसी है, संगति ऐसी है। कई लड़के लड़कियाँ, कई बच्चे आपका मोबाइल नंबर देने के बजाय वो मोबाइल नंबर आपस में, जैसे पिताजी का नंबर चाहिए तो अपने आपस में दोस्तों का नंबर देते हैं। मैं अपने दोस्त का लिख दूंगा, वो अपने का लिख देगा। इस हद तक बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अंतिम बात यह है कि जितना हम बच्चियों को, महिलाओं को ये महसूस करते हैं कि उनको मौके मिलने चाहिए, ये सच है, उनको मौके मिलने चाहिए, लेकिन कई मौक़ों का बच्चे बच्चियां दुरुपयोग करते हैं। मैं भी चाहता हूँ लड़कियों को मौका मिले, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस मौके का गलत दुरुपयोग ना करें। अभी एक घटना हुई थी यहाँ, तो क्योंकि कोचिंग्स को ज़रूरत नहीं है इस बात पे ध्यान देने की, क्योंकि उन्हें पैसे लेने हैं। मुझे ज़रूरत है कि मेरे बच्चे हैं तो उनको ध्यान दूँ। एक बच्ची जिसकी 16 महीने पहले शादी हुई थी, शादी होने के बाद वो 3 महीने से लगातार यहाँ पढ़ने आ रही थी। मतलब यहाँ नहीं आ रही, कहाँ जा रही थी नहीं पता। वो एक दिन ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है, पति देव को, कि आज मैं कोचिंग के टूर पे जा रही हूँ कहीं, हम 7 लड़कियाँ हैं, 2 टीचर हैं, हम लोग हैं, और मैं सालासर बालाजी जा रहे हैं, कैंप जा रहा है वहाँ पे मंदिर। हस्बैंड, पति ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो ये कल्चरल मैंने सुना है कि पत्नी पति को बोलने नहीं देती है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसने बोलने नहीं दिया उसे, पति को, और कहे तुम तो कुछ फालतू में ऐसे रोकते रहते हो, फ़ोन काट दिया और मेरा फ़ोन बंद रहेगा, 2 दिन बाद आएंगे हम, स्विच ऑफ कर लिया। वो 3 महीने से पढ़ने नहीं आती थी यहाँ, और दूसरे दिन उसके पति, हस्बैंड, सुबह 5:30 बजे कुछ लोग यहाँ आ गए गाड़ी लेकर के दूसरे दिन। तो बोलते हैं कि साहब वो मेरी पत्नी है, वो वहाँ नहीं पहुँची, गार्ड रहता है यहाँ और कुछ बच्चे रहते हैं,
तो उन्होंने गार्ड से बात की, तो गार्ड ने कहा कि नहीं, यहाँ से तो कोई कुछ भी प्रोग्राम होता है उसका पता चल जाता है, प्रोग्राम है, कहीं जा रहे हैं, कोई यात्रा जा रही है, कुछ हो रहा है तो सोशल काम में, लेकिन ऐसा तो कल ये कुछ नहीं हुआ है यहाँ प्रोग्राम। जैसे आज पेरेंट्स मीटिंग में पता है सबको, मैं यहाँ लेट आया थोड़ा 9 बजे करीब, तो आने को तो मिले, तो हमने अटेंडेंस होती है नीचे, एक बार तो हार्ड कॉपी होती है रजिस्टर में और फिर बायोमेट्रिक होती है। जब उन्होंने ये पीड़ा बताई अपनी, तो मैंने कहा हम तो उसे नाम से भी नहीं जान रहे कौन बच्ची है। देखा तो पता चला कि वो लड़की 3 महीने से लगातार आती थी, लेकिन यहाँ नहीं आती थी, और वो दुर्गापुरा कोई पता बता रखा था कि वहाँ ये एक पेर इंडिया का सेंटर है, वहाँ जाती। लोग इस भावना से एडमिशन करवा रहे हैं कि यार कोई आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसका एक मूल्य है, तो हम बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन बच्चे इस हद तक झूठ बोल रहे हैं। अब वो पत्नी अपने पति को छोड़ करके जा चुकी, उसका हमें दुख हुआ, लेकिन इस बात का दुख भी हुआ कि उनके घर वालों ने ये जानने का 3 महीने से प्रयास क्यों नहीं किया एडमिशन टाइम पर कि वो यहाँ पढ़ने आती, यहाँ का वो नंबर लेके जाते, हर हफ्ते वो बात कर